हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम डेली आपको जो है सीटेट से संबंधित जो है पेपर्स कराते हैं। डेली आपको एक पेपर जो है हम आपको डेली कराते हैं। उस पेपर को करके आप जो है अपना जो है लेवल जांच सकते हैं और पेपर से ही आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है पा सकते हैं। 120 प्लस जो है इस पेपर के माध्यम से, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पेपर्स जो है सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं और समझ करके जो है आंसर्स लगाने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है या जिन कोई फैक्ट्स ऐसा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है तो उस फैक्ट्स को जो है आप एक अपनी कॉपी बनाइए और उसमें नोट किया करिए। ठीक है, तो इस चैनल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीटेट का हर चीज़ें आपको मिलेंगी, सारी जानकारी आपको मिलती है, सारे पेपर्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है और ये किसने सिद्धांत दिया था। ये आप सभी को पता होगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था पियाजे ने। ठीक है, इसके 4 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, तो वो सभी आपको पता होगा। अब ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि एक बौद्धिक विकास है, व्यक्ति का जो है मानसिक विकास जो है किस चीज़ से होता है। विकास जो है मतलब बढ़ता है, अच्छा होता है, समर्पित होता है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बुद्धि जो है किसी व्यक्ति की, एक तरीके से अगर क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल से डिकोड करें तो एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है क्या परीक्षाओं के आयोजन करने से बढ़ती है? बच्चे की जो बुद्धि जो होती है, उसकी ग्रोथ जो होती है, उसकी तार्किक क्षमता होती है, उसका बौद्धिक ज्ञान होता है, वो परीक्षाओं के कारण होता है। तो ये हम सभी को पता है कि परीक्षाओं के कारण जो है व्यक्ति का जो है केवल एक मतलब जांचा जाता है, मूल्यांकन होता है कि वो कितना जो है उसने जो है मतलब एक टॉपिक को याद कर लिया है, उसको जो है कितना सही नॉलेज पता है। उतने नॉलेज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं इस चीज़ को, या वो पुरानी जो पद्धतियां जिस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए बौद्धिक विकास के लिए गुरुकुल स्टडी कराना या संस्कृत का जो है ज्ञान कराना, मैथ है सब छोड़ दो। ठीक है, तो ये पारंपरिक जो पद्धतियां होती हैं वो उसको जो है प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करा के बच्चे का जो है बौद्धिक विकास संभव हो सकता है क्या? तो बिल्कुल ये सही जवाब है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है, वो किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट पर भी बहुत टिका होता है। मतलब एक तरीके से जो समृद्ध, एक तरीके से एक अच्छा वातावरण हम बच्चे के साथ आसपास प्रोवाइड कराएंगे, है ना, उसके साथ शारीरिक क्रियाएं करते रहेंगे, है ना, उसके साथ जो है बौद्धिक क्रियाएं होंगी, उसके साथ जो है मान लीजिए बच्चा जो है खेल रहा है, खेलने में भी एक्टिव है, पजल्स भी खेलता है, गेम्स भी खेलता है ना। तो इस तरीके से जो है वातावरण उपलब्ध करा करके हम बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी है। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, तो वाइगोस्की ने किस चीज को जो है नजरअंदाज किया है या किस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं माना है? ध्यान रखना, उपेक्षा का मतलब है इंपॉर्टेंट नहीं माना है, नॉट इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है नॉट इंपॉर्टेंट, एक तरीके से समझ लीजिए, उपेक्षा की गई है। तो देखिए, वाइगोस्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था हम सभी को पता होगा। वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मतलब है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो समाज और संस्कृति के परस्पर तालमेल से होता है। तो वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो समाज में रहकर और उस संस्कृति में रहकर के ही सीखता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने भाषा को भी इंपॉर्टेंट माना था। याद रखना, भाषा को भी इंपॉर्टेंट माना था, लेकिन सबसे ज्यादा समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंट माना था भाषा के एज कंपेयर टू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंट माना है। तो इस यहाँ पे आंसर जो है जिसकी उपेक्षा इन्होंने की है वो है जैविक। ध्यान रखना, जैविक चीज की अपेक्षा की। आंसर है सी। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 साल का बच्चा है,
1 साल का बच्चा है जो आंखों से देखता है, कान से सुनता है और हाथों से स्पर्श करके, मतलब एक तरीके से पूरा सेंसेशनल जो है, बॉडी जो है उसकी सेंसेशनल होती है, हर चीज जो है इन्हीं चीजों से करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है? अब ये देखिए बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हम सभी को पता होगा कि पियाजे ने जो 4 स्तर दिए थे, आप यहीं से समझ लीजिए, इन चारों स्तर का जो नाम है वो पियाजे से संबंधित है। तो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब संज्ञानात्मक विकास के जो 4 स्टेजेस दिए थे, वो 4 स्टेजेस यही है। पहला स्टेज है इंद्रिय जनिक गामक स्तर, जिसको हम कई बार जो है, ध्यान रखिएगा, ये नाम ना दे करके शैशवा स्तर दे देते हैं। शैशवा स्तर जो है, शैशवास्था है ना, शैशवास्था जो है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेंसोरी मोटर स्टेज। अब ये सेंसोरी मोटर स्टेज क्या है? ठीक है, ये स्टेज होती है 0 से 2 साल की, याद रखना 0 से 2 साल की। इसमें जो बच्चे होते हैं अपने सेंसेस से हर कार्य करते हैं, है ना, वो देख कर, सूंघ कर, स्वाद को, है ना, इन सब चीजों से जो है वो समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस जो है स्तर में शारीरिक जो विकास होता है बच्चे का वो सबसे तेज होता है। उसके बाद की जो अवस्था आती है वो कौन सी होती है? तो उसके बाद जो अवस्था आती है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो ये 0 से 2 हो गई। उसके बाद 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसको जो है 7 से 11 वर्ष की तक के लिए जो है माना जाता है, और अमूर्त जो है 11 से अधिक साल तक के लिए माना जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, हर एक स्तर के बारे में मैंने बाकायदा जो है वीडियोस में, हर वीडियोस में बताया है। आप मेरे प्रीवियस जो है मतलब जो वीडियोस हैं पियाजे से संबंधित, आपको एक टॉपिक से संबंधित आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। मेरे पर्सनल नोट्स है, मैंने उसमें जो है बाकायदा बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। मतलब आपने अगर ये पियाजे वाला वीडियो देख लिया मेरा, तो आपको हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद जो है किससे संबंधित है? आनुवांशिकी और वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, या वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण पालन पोषण। तो देखिए, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, हम सभी को पता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, जो इसे कहते हैं वातावरण या आनुवांशिकी, इन दोनों के परस्पर जो है संयोजन से होता है। मान लीजिए कि बच्चा का हेरेडिटी का मतलब है कि अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का मतलब है कि जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब है कि माता पिता से मिलने वाले गुण। ठीक है, बचपन जब पैदा होता है बच्चा, तो माता पिता में जो गुण होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, ये जो शारीरिक गुण होते हैं, जिसे कहते हैं शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो, हर गुण जो है जो उस व्यक्ति के अंदर, उस माता पिता के अंदर था, ठीक है, उससे जो गुण ट्रांसफर होते हैं बच्चे में, उसी को कहते हैं हेरेडिटी, है ना। और हेरेडिटी मान लीजिए अगर माता पिता स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बौद्धिक रूप से स्वस्थ हैं, तो बच्चे के जो गुण हो सकते हैं वो भी अच्छे और स्वस्थ होंगे, डीएनए जेनेटिक्स होंगे। लेकिन अगर कोई समस्या है माता पिता में, मान लीजिए कोई आनुवांशिकी रोग है, तो बच्चे में भी यही आ जाएगा। और अगर बच्चे में आ गया तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा, है ना। ठीक है, इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट होता है, बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है वो आसपास जहां बच्चा रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, वो आसपास जहां नौकरी करता है, इन सभी चीज़ों से जो है जो व्यक्ति का, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। आप एक अच्छे परिवार में रहेंगे जहाँ पे सारी खुशियाँ हो, सारी चीज़ें हो, पढ़े लिखा परिवार हो, बहुत पैसा कमाने, मतलब पैसा कमाने वाला हो, कोई कमी ना हो किसी भी रूप में, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है आम बच्चे की तुलना में, दूसरे बच्चों की तुलना में अच्छा ही होगा। ठीक है, और लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके जो है मतलब माता पिता बहुत गरीब हो, पैसे वाले ना हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे ना हो, वो बहुत सी बेसिक चीज़ें जो है बच्चों को प्रोवाइड ना कर रहा, तो उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है बहुत बहुत कमज़ोर होगा। उसका जो है, उसका बौद्धिक ज्ञान, संज्ञानात्मक विकास तक जो है उसका प्रभावित होगा। तो यही बोल रहा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि जो प्रकृति जो है अनुवांशिकी से मिलती है, उसको जो है हेरेडिटी जिसे कहते हैं। और पोषण का मतलब है जो आप वातावरण जो है, इन्वायरमेंट के माध्यम से जो उसको पोषण देते हैं, शारीरिक पोषण हो या मानसिक पोषण हो, इससे संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है, ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है?
तो देखिए इसका सही आंसर है क्या है, अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत और समस्या समाधान। तो ग्रेड जो है अंकों से किस प्रकार अलग है, ये विश्लेषणात्मक रूप से अलग है। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, हम सभी को पता है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं नॉलेज में अच्छे होते हैं, इनका नॉलेज लेवल जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है लेवल अच्छा होता है, और जिनका इंटेलिजेंस पावर अच्छी होती है, जो याद करने में और सोचने समझने में उनकी क्षमता अच्छी होती है, वो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, क्रिएटिविटी में भी अच्छे होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए प्रश्नों पर उनको अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी इतना आसान नहीं होता। क्रिएटिविटी होता है एक नई खोज एक तरीके से, और जब भी आप कोई नई खोज करते हैं उसमें जो है आप सृजन करते हैं, किसी नई खोज का सृजन करते हैं या किसी, तो उस चीज़ को जो है उसके लिए आपको लगता है थोड़ा सा समय, और जब समय लगता है तो समय देना पड़ेगा। इसलिए जो है सृजन से जुड़े हुए प्रश्नों से, मतलब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए प्रश्नों पर समय देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी है आंसर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सर्जन इसका नाम इसको हिंदी में दिया है, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रिएटिविटी इसको कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है। देखिए बाल केंद्रित आकलन की बात नहीं हो रही कि बच्चों पे फोकस करके जो है उसका मूल्यांकन किया जाए, वो विद्यालय आधार, मतलब विद्यालय में जो है जो भी नियम चलते हैं उस पर आकलन का। तो देखिए इसका ऑप्शन देख ले, बहुत सिंपल है, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं, आंसर गलत है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, प्रत्येक बच्चों को जो है प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना होता है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थियों को के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है, तो ये भी आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उसे पढ़ता है, मतलब जो कक्षा का कार्य मतलब क्लास वर्क जो दिया गया है उसको एकत्र करता है, सबको क्लास वर्क मतलब इकट्ठा करता है, उसे पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ में अगले जब पढ़ाता है तो उससे शिक्षार्थियों का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो कर रहा है या कर रही है, बिल्कुल सा सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सिंपल सा है। वो ऐसा कर रही है क्योंकि वो सीखने के लिए आकलन जो है वो कर रही है। ऑप्शन इसका सी जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? याद रखना बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जो है निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो डेविड वेस्लर ने, एल्फ्रेड विने ने, या एडवर्ड जो है स्पीयरमैन ने, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो देखिए सिंपल सा है इसका सही जवाब। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले जो किया था उसे अल्फ्रेड विने कहते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में इन्होंने सबसे पहला परीक्षण किया था। ठीक, अच्छा एक और बात है, ये स्पीयरमैन ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, तो 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। ध्यान रखना 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी में क्या है, एक व्यक्ति में जो है जनरल गुण होते हैं जिसे कहते हैं सामान्य बुद्धि होती है, और एक में जो है स्पेसिफिक होती है। जी और एस से उसको जो है इन्होंने जो है वर्ड दिया था नाम। तो जनरल जो है एक होता है जिसे सामान्य बुद्धि कहते हैं, और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट ज्ञान जो होता है बच्चों में, वो 2 प्रकार की बुद्धि को जो है इन्होंने जो है नाम दिया था 2 फैक्टर थ्योरी। और स्टर्नबर्ग ने जो दिया था वो थ्योरी उसे कहते हैं त्रितंत्र सिद्धांत, टायरकिक जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखना त्रितंत्र सिद्धांत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों नाम आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, देखिए सभी के लिए, सभी व्यक्ति, सभी बच्चों के लिए स्कूल में सभी की जो है शिक्षा का जो है का जो सेंटेंस यूज किया गया है, इसके लिए कौन सा वाक्य यूज होता है? एक जो है वाक्य यूज किया जाता है सशक्तिशील जो है शिक्षा कहते हैं इसे, या समावेशी शिक्षा कहते हैं, या सहयोगात्मक शिक्षा कहते हैं,
या पृथक शिक्षा कहते हैं। तो देखिए इसका सही सभी के लिए, विद्यालय में सभी मतलब सभी व्यक्ति, सभी बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा का जो प्रावधान होता है उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बच्चे बहुत बार पूछा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, विशिष्ट बालक और सामान्य बच्चे, ये सभी जो हैं एक स्कूल में पढ़ते हैं, सभी स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट बालकों के लिए अलग क्लास सेक्शन बना दिया जाए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग सेक्शन, ऐसा नहीं। सभी के लिए एक ही क्लास का यूज़ किया जाता है, सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं और सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को जो है ऐसे मतलब जो है मतलब सभी जो है जहाँ पे एक तीनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास डैश डैश से संबंधित है। देखिए जो याद किया हुआ जो भूल जाना और जो शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में दिक्कत हो, जैसे कमल है, अब बच्चे को कमल पढ़ने में दिक्कत होती हो, ठीक है, ऐसे बच्चों को जो है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे कहते हैं, याद रखना, ऐसे प्रॉब्लम्स को डिसलेक्सिया कहते हैं, याद रखना। ठीक है, जिसमें जो है शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को। डिसकैलकुलेरिया में जो है मैथ की गणना करने में उसे दिक्कत होती है। डिसग्राफिया में जो है लिखने में दिक्कत होती है, याद रखना, लिखने संबंधित जो है प्रॉब्लम्स को जो है डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी दोष को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नसो बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चंस, तो बहुत बार पूछा गया आप सभी लोगों को, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल रटे होने चाहिए, इनमें तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्राएं जो होती हैं वो गणित के सवाल, ये देखिए रूढ़िबद्धता से संबंधित अब क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल क्वेश्चन है गणित से सवाल अच्छे से माफ कीजिएगा, छात्राएं जो होते हैं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन जब उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछ लिया जाता है। मतलब गणित के सवाल तो अच्छे से सीख जाती है, लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि इसका फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, कैसे जो है इसको सॉल्व किया गया है, तो उसमें जो है बता पाने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वो लड़की है, इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, या अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, या अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, या भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो देखिए ये रूढ़िबद्धता से संबंधित है। मान ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लड़कियां होती हैं वो कुछ चीज़ों में अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ों में खराब होती हैं। ठीक है, लड़के ये कर सकते हैं, लड़के वो नहीं कर सकते, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां वो नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है। तो ये बोला है छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह भी गणित में अच्छी हो सकती हैं, ये है इसका सही जवाब। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो रूढ़िबद्धता की ओर जो है इशारा करती हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक टीचर को क्या करना चाहिए? वंचित वर्ग का क्या मतलब है? जो ऐसा वर्ग जिसकी समाज में पहचान ना हो, ठीक है, वंचित वर्ग है। जो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, सामाजिक रूप से जो है इस जो समाज में उसकी पहचान होनी चाहिए वो ना हो, ठीक है, जातिगत जो है रूप से वो कम हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वंचित वर्ग से कहलाती हैं। ठीक, तो उसके बारे में अगर पृष्ठभूमि से बच्चा है, गरीब है ना, किसी कमज़ोर वर्ग से आता है, गांव से आता है, शहर की तुलना में वो गांव से आता है, गांव में भी सबसे गरीब परिवार से आता है, गरीब में भी सबसे जो है समाज रूप से पिछड़े वर्ग से आता है, तो ऐसे बच्चों को जो है टीचर को जो है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें ताकि उसकी कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल हो सके, या उससे कक्षा में अलग बैठाएं। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं पेश कर रहा है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पे सभी बच्चे जो है एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ते हैं और जहाँ पर जो है सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं और जहाँ पे विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं। और ये वंचित वर्ग का जो बच्चा है वो जो एक तरीके से जो है विशिष्ट वर्ग से आता है। ठीक है, तो उसे कक्षा में अलग नहीं बैठाना, उसे उसी कक्षा में बैठाना है और उन पर ध्यान ना दें। मान लीजिए वो गरीब वंचित वर्ग से आता है, इसलिए टीचर को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और दूसरे विद्यार्थी जो अच्छे हैं, जो पैसे वाले हैं, या शहर से आते हैं, या वंचित वर्ग की जगह जो है बहुत समृद्ध फैमिली से आते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए।
या उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दे दें। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि वाले बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर को चाहिए कि उन बच्चों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं, उनकी क्षमता के बारे में जानने का प्रयास करें कि बच्चे की क्षमता क्या है, उसके अंदर कौन सा गुण है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, कितना समझता है चीज़ों को। इस चीज़ को समझ करके उसको पढ़ाने का प्रयास करें और उसको एक जो है मुख्य धारा में भी लाने का प्रयास करें, सामाजिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग का मतलब है इमोशंस, याद रखना, वर्ड इंग्लिश में भी याद रखो, इमोशंस। अब इमोशंस जो होता है क्या होता है? जैसे इमोशंस होता है भय, ठीक है, भावनाएं जो होती हैं जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक रूप से उत्पन्न होती, भय, प्रेम, ठीक है, गुस्सा, क्रोध जिसे कहते हैं, ठीक है, ये सभी जो है इमोशंस के हैं। ठीक, क्रोध, करुणा, आश्चर्य होना, एकदम से जो है आश्चर्य हो जाना, ये सभी इमोशंस हैं। इमोशंस की अगर बात करी जाए तो 8 प्रकार के भी इमोशन, मैक्स डूगल जो थे, याद रखना, मैक्स डूगल ने 14 प्रकार के इमोशंस की बात कही है। कितने प्रकार के? मैक्स डूगल ने 14 प्रकार के इमोशंस की बात कही है। तो इसमें से जो इमोशंस नहीं है वो है ध्यान लगाना, माफ करिएगा, इसमें से जो इमोशंस की बात कही है वो है डर। बाकी जो है स्मृति, ध्यान और उत्तेजना, ये इमोशंस के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, प्रेरित का मतलब है कि मोटिवेटेड, क्लासरूम में रुचि लेकर के जो है पढ़ाई कर रहा हो, इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में। तो कक्षा में बच्चा है जो इंटरेस्ट दिखा रहा है पढ़ाई में, कब हम समझेंगे कि ये बच्चा देखिए पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है? जब वो अच्छी तरीके से स्कूल में ड्रेस पहन के आए, तब हम समझेंगे कि ये बहुत अच्छा क्लासरूम में प्रेरित है, पढ़ने में जो है रुचि रख रहा है। या वो अनुशासन बनाए रखता हो, क्लास में शोरगुल न करता हो, या वो सभी उपस्थिति में नियमित हो, मतलब क्लास डेली स्कूल आता हो, है ना, अटेंडेंस में 100% अटेंडेंस हो, या वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता हो। तो प्रेरित तभी समझा जाएगा जब स्कूल में क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा हो और उस पर वो बच्चा क्वेश्चन पूछता हो, सर से पूछता हो कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, या क्वेश्चंस के बाद कुछ जो है क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें जो है कुछ और प्रॉब्लम्स दे बच्चों, मतलब एज अ बच्चा जो है क्वेश्चंस पूछे कि सर ये इसका प्रॉब्लम जो है हम फंस रहे हैं, तो इस पर क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए, इस तरीके से वो तो किसी भी प्रश्न में स्पष्टीकरण मांगे हम लोग जो है, तो वो जो है बच्चा प्रेरित समझाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोहनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो है इसके सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना क्या है? तो देखिए कोलबर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो कौन सा है? नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, और नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो नैतिकता के सिद्धांत प्रस्तुत किया था इसकी आलोचना बहुत हुई थी। इसकी आलोचना इस आधार पे हुई थी कि इनको जो है इनके आलोचना पे कहा जाया गया था कि ये जेंडर बायस्ड है। इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे सभी एग्जाम्पल्स जो है पुरुषों पर आधारित थे। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत में अपने उदाहरण पेश किए थे उसमें सारे के सारे उदाहरण जो है पुरुषों पर दिए थे, जेंडर बायस्ड थे, मतलब औरतों को जो है इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, इसलिए उन्होंने औरतों को जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। ज़्यादातर उदाहरण इन्होंने लड़कों पर ही प्रस्तुत किए थे कि लड़के ऐसे, वो लड़के जो है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इनके जो आलोचना एक और चीज़ों पे दी जाती है वो है कल्चरल जो है बायस्ड भी माना है, मतलब सांस्कृतिक पहलुओं को इन्होंने नज़रअंदाज किया था, सांस्कृतिक पहलुओं को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया था। याद रखना इस चीज़ों को। तो इनकी जो आलोचना है इनको 2-3 चीज़ों से होती है। एक तो जेंडर बायस्ड है, पुरुषों और महिलाओं में जो है इन्होंने विभेद रखा, मतलब पुरुषों पे एग्जाम्पल्स दिए, महिलाओं पे एग्जाम्पल्स ही नहीं दिए एक भी। दूसरी बात है जेंडर बायस्ड भी है और उसके बाद जो है कल्चरल बायस्ड भी है। ठीक है, तो याद रखना। तो आप देखते हैं आलोचना का क्या है। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बिल्कुल भी गलत है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया था, बिल्कुल स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया था। इन्होंने जो है इस पर जो है बाकायदा जो है स्टेजेस बताए थे। ठीक है,
कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया था कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। मैंने आपको बताया था कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। कल्चरल बायस्ड जो है इन्होंने जो है इसको जो है इस आधार पर आलोचना होती है। अगर यहाँ सांस्कृतिक विभिन्नताएं का ऑप्शन हटा दें तो यहाँ पे याद रखना ये चीज़ है कि महिलाओं को इन्होंने महत्व नहीं दिया था। ठीक है, तो याद रखना जेंडर बायस्ड भी आ सकता है यहाँ पे ऑप्शंस, इसलिए क्वेश्चन को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक विभिन्न, तो वाइगोस्की और पियाजे हम सभी को पता है, वाइगोस्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मतलब उन्होंने कहा था व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है संस्कृति और समाज के साथ तालमेल बिठा करके व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वहीं पे पियाजे ने जो सिद्धांत पेश किया था उसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इनका मानना था बच्चे जो है वो आंतरिक रूप से स्वयं से सीखते हैं, वो अपने आप से। विकास के 4 चरण होते हैं, उन चरणों पे हर वर्ष जो है धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। तो उनका ये मानना था उन 4 चरणों के आधार पे, जैसे 0 से 2 साल में जो है जो शैशवावस्था होती है, फिर है ना, तो इस तरीके से जो है उन्होंने स्टेजेस डिफाइन किए थे। तो ये चीज़ जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 वर्ष की आती है, जिसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, मूर्त चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है बच्चा जो है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो जो अमूर्त चीज़ों में वो चिंतन करने लगता है। तो ये पियाजे के 4 स्टेजेस हैं। तो ये आप देखिए विभिन्नता की बात कर रहा है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। तो याद रखना ये भाषा और जो है चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ठीक है, तो जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसका क्या मतलब होता है? तो बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल चाइल्ड से सेंटर्ड होता है, तो जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं, जो भी करते हैं, वो बच्चे के हर चीज़ नॉलेज जो है बच्चे के इर्द गिर्द होता है, और बच्चे को फुल्ली जो है स्वतंत्र कर देते हैं, उसको बोलने की आज़ादी देते हैं, उसको करने की आज़ादी वो स्वयं से करता है। तो बच्चा ऐसे में जो है बच्चे की अभिव्यक्ति मतलब जो है बोलने और करने की छूट होती है उसको, और सक्रिय भागीदारी उसको ऐसा नहीं है रोक टोक में नहीं करते, वो जो करना चाहे वो करता है, स्वयं से उसे करने की जो है छूट देते हैं। इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है, जिसमें बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। भारत में भाषिक विभिन्नता आपने देखी होगी बहुत है, हर स्टेट में अलग अलग भाषा के लोग हैं, है ना। इस संदर्भ को विशेषकर जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में जो है जोड़ करके देखना है कि क्या बहुभाषिक कक्षाएं जो है उपयोगी होती हैं कि नहीं होती हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के रूप में अगर बहुभाषिक क्लासरूम हम बनाएं तो हम इसे किस रूप में देखेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए हम सभी को पता है कि बहुभाषी एक जो क्लासरूम होती है उसको हम एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसे तौर पे देखना चाहिए जहाँ पे हम बच्चे को कुछ जो है एक्स्ट्रा जो है नॉलेज दे सकते हैं। जो बच्चा हिंदी में अच्छा है और जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, एक बच्चा हो सकता है कि इंग्लिश वाली फैमिली से आता हो, एक बच्चा जो है गांव से आता हो जिसको हिंदी में वो जो अच्छा हो, बोलचाल में अच्छा हो, तो हिंदी वाला इंग्लिश सिखाएगा, इंग्लिश वाले को हिंदी सिखाएगा। एक बच्चा मैथ में अच्छा तो एक बच्चा मैथ सिखाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे के जो है नॉलेज गेन करते हैं। तो इसी चीज़ के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानिक भाषा का प्रयोग करने पर दंडित देना चाहिए। तो ये होना चाहिए, दंड देना चाहिए कि जो है बिल्कुल भी गलत है। तो ये बहुत सिंपल है यार, इसको तो ऐसे ही ढूंढ के कर दो। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो मातृभाषा में नहीं है, इसको भी गलत कर दीजिए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो हम सभी को पता है बहुबुद्धि का मतलब होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हावर्ड गार्डनर ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है 8 प्रकार की जो है बुद्धि बताई थी। ठीक है,
व्यक्ति के अंदर जो है विशिष्ट जो है विशिष्ट बुद्धि होती है, जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, वो 8 प्रकार की हो सकती है। कोई जो है भाषाई में अच्छा हो सकता है, कोई स्थान समझने में अच्छा हो सकता है जिसे कहते हैं आर्किटेक्ट, कोई संगीत में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई जो है फिजिकल जो है ट्रेनिंग में अच्छा हो सकता है, जैसे जो है हुसैन बोल्ट या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, ये सब जो है इन सब में अच्छा हो सकते हैं, या जो कुश्ती उस्ती वाले होते हैं ये फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं। ठीक है, कोई साइंस में अच्छा हो सकता है। ठीक, कोई किसी के अंदर जो है स्वयं को जानने की, जैसे बुद्ध होते हैं, विवेकानंद होते हैं, ये सब जो है शुद्ध अपने आप को जानने वाला इनके अंदर जो है क्षमता होती है। तो इसे कहते हैं इंट्रा जो है इंटेलिजेंस, और इंटर इंटेलिजेंस जिसमें व्यक्ति के अंदर 2 से अधिक जो होते हैं। हो सकता है मैथ वाला जो है संगीत बजाने में भी अच्छा हो, तो संगीत में भी उसको अच्छा हो, और मैथिकल जो है इंटेलिजेंस भी उसके अंदर हो। तो ये सभी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। इसमें जो नहीं है वो है भावनात्मक बुद्धि, जिसे कहते हैं इमोशनल, ठीक है, इंटेलिजेंस, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर केंद्रित होना चाहिए, अपने जो उसके अपने आसपास के जो बैठे जो दोस्त हैं उनके, या जो आपके क्लासरूम में पढ़ते हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने पे फोकस होना चाहिए हमें। एक प्रगतिशील कक्षा का जो है ये मोटिव होना चाहिए। ये जितना हो सके उतना याद कर लो, रट्टू तोता हो जाओ, या मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने पर फोकस करना चाहिए, यह सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जित करने की ओर होना चाहिए। तो देखिए, एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है, प्रोग्रेसिव जो है एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है, वहाँ पे इस बात का फोकस किया जाता है कि बच्चे ने क्या ग्रहण किया है, कितना उसको आता है, मतलब लर्न, याद तोता रट्टू तोता वाली बात नहीं करें, कितना उसने नॉलेज गेन किया है अपनी तार्किकता से, है ना। तो उसके तो हम सक्रिय भागीदारी द्वारा उसके ज्ञान के अर्जन, उसके नॉलेज पर फोकस करेंगे, उस पर फोकस करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो कितना नॉलेज गेन कर रहा है, कितनी चीज़ों को समझ रहा है, ताकि वो लंबे समय तक उसके साथ वो नॉलेज रहे। ठीक है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। एक जो बच्चा है जिसको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको जो है वो कर नहीं पा रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका सही जवाब है, देखिए, एज अ टीचर आप सोचने का प्रयास कीजिए। आपका कोई स्टूडेंट है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आपने कोई क्वेश्चन दिया, मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन दिया, और वो मैथ का क्वेश्चन जो है करते करते बीच में कहीं अटक गया। ठीक है, वो अटक गया, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? उसे मारने लगेंगे? मैं ऐसे ही ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। आप उसे मारने लगेंगे, उसे डांटेंगे, उसके मम्मी पापा से उसकी शिकायत करेंगे, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, यही सब ऑप्शंस हो। या फिर उसको मदद करेंगे, उसका जो है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे उसको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा जो है हिंट देंगे कि जो है ये देखो, इसको ऐसे कर सकते हो, तो वो एकदम से उसको हो सकता है कि आगे का सॉल्यूशन आपके हिंट से याद आ जाए, और हो सकता है कि उसे ना याद आए तो भी उसके नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो क्वेश्चंस उसके दिमाग में हमेशा वो हिंट जो आपने उसकी मदद की वो हमेशा याद रहेगी। तो देखिए, इसका ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अनदेखा क्यों करेंगे? उसके अगले कदम है संकेत और इशारे देना चाहिए, ताकि जो है वो सीधे तौर पर सही जवाब सीधे तौर पर उसको सही जवाब दे देना चाहिए। ये सवाल को हल करने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। तो देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, हर नैतिकता के सिद्धांत क्या कहने का मतलब होता है कि जो नैतिकता का सिद्धांत होता है वो उसमें होता है एक व्यक्ति के अंदर सही और गलत की पहचान का होना। ठीक है, इसमें 3 लेवल दिए गए और हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, तो मतलब 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक वीडियो के माध्यम से हम बाद में चर्चा करेंगे। आप हमारा प्रीवियस जो है वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर के कोलबर्ग डालिए, देखिएगा आप, वहाँ पर ये इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, सबसे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। एक बार वो वीडियो देख लेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं ऑप्शंस। कानून और नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, उसका यह मत होता है, या कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। तो नैतिक विकास के चरणों में यही है कि कानून को व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, और ताकि जो है सामाजिक जो सोशल जो है जो सिस्टम बनाया गया है वो अच्छे से चलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे बच्चे की तुलना में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है।
एक जुड़वा बच्चा दूसरे बच्चे की तुलना में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इसको जो है ये कौन सा सिद्धांत जुड़ा है विकास के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा जो है हम सभी को पता है कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है, निरंतर चलता। देखिए व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, वोम्ब टू टोम्ब चलती है, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक ये चलती है और चलती तो है ही है, लेकिन हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। किसी का तेजी से होता है, कोई बच्चा बहुत तेजी से हाइट में बढ़ता है, कोई बच्चा बहुत तेजी से ज्ञान अर्जित करता है, बोलने में बहुत जल्दी, कोई बच्चे जो है एक ही साल में बोलने लगते हैं, कोई बच्चे 3-3 5-5 साल तक नहीं बोलते। तो हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। तो व्यक्तियों का जो विकास सिर से पैर तक होता है, हमें केवल इसके बारे में बात करनी है, जुड़वा बच्चे के। ठीक है, या हर व्यक्ति के विकास का चरण जो है दर चरण आगे बढ़ता रहता है, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, यही इसका सही जवाब है। हमने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से चलता है। ठीक है, किसी बच्चे की जो ग्रोथ अच्छी होती है, शारीरिक ग्रोथ, किसी की मानसिक ग्रोथ अच्छी होती है ना, कोई भाषाई में अच्छा होता है, बोलने चालने में बहुत तेजी से जो है ग्रहण करता है, या नॉलेज में भी हो सकता है। हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट अच्छा होता है, चाहे वो एक ही माँ बाप से क्यों ना हुए हों, हर उसके मतलब भाई बहनों के जो देखिए कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ जो है शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं, तो कुछ कमज़ोर होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, हर व्यक्तियों में विकास की जो है अलग अलग दर जो होती है अलग अलग गति से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण देखिए, तो पहले पद्धति का मतलब है कि पहचान होना। आप प्रॉब्लम्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, तो समस्या की पहचान होना सबसे पहला इसका चरण माना जाता है। ठीक है, अब जब पहचान कर लिया तो इसको परिभाषित करना पड़ेगा कि आखिर ये इसको डिफाइन कैसे करोगे। अगर आपने कोई प्रॉब्लम पहचान लिया कि ये प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी ये बोतल है और बोतल मान लीजिए लीक कर रही है। ठीक है, तो पहचानना है कि ये पानी ज़मीन में क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। अब लीक कर रहा है तो वो आपको पहले समझना होगा कि लीक कैसे कर रहा है, इसको डिफाइन करना होगा, कहाँ पे लीक कर रहा है, कैसे कर रहा है, छेद है कि टूटा हुआ है कि चटकन है। फिर इस लीक को जो है रोकने के लिए हमें जो है जानकारी की खोज करनी पड़ेगी कि इसको लीक को रोकना कैसे है, इस बोतल में छेद को कैसे बंद करना है, तो इस चीज़ के लिए क्या आता है मार्केट में, हम क्या लगा सकते हैं। फिर उस चीज़ को खरीद के लाओगे, फिर उसका निरूपण करोगे, जो आपने खोज की, जो प्रासंगिक जानकारी की खोज करी है उसका निरूपण करेंगे। तो यही इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना सी आंसर इसका है। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक टीचर जो है लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। अध्यापक के जो क्रिया है ये किस चीज़ का, तो जेंडर पक्षपात की ओर ये संकेत करती है। ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता का जो है इशारा करती है। टीचर जो है वो लड़कों को समझता है कि लड़के ही क्रिकेट के बारे में जानकारी हासिल रखते होंगे, इसलिए वो लड़कियों से क्वेश्चन नहीं कर रहा है। वो मानता है कि लड़कियां क्रिकेट के बारे में क्या जानकारी हासिल रखेंगी। ठीक है, शर्मिंदगी क्या है? ठीक है, अगर किसी को शर्मिंदगी हो रही है तो उसका क्या मतलब है? तो क्या वो बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित कर सकती है? अगर किसी बच्चे को शर्मिंदगी हो रही है तो क्या वो उससे जो उस बच्चे की जो लर्निंग है वो और अच्छी हो सकती है शर्मिंदगी से, कि शर्मिंदा करो उस बच्चे को, मान लो शर्मिंदा करो, या वो किसी कार्य के लिए शर्मिंदा है तो उससे अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं? तो बिल्कुल उससे अधिगम उसका प्रभावित हो, उसकी कार्य करने की इच्छा जो है कम होती जाएगी उस चीज़ के लिए। अगर आप बच्चे को जो है शर्मिंदा करेंगे, 4 लोगों के बीच में डांटेंगे, 4 लोग उसे बेइज्जती करेंगे, तो वो आगे आने वाले समय में वो काम ही नहीं करना छोड़ देगा, बिल्कुल भी बेइज्जत होएगा, करता रहेगा, क्या बेइज्जत करते रहो। या जो है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। मतलब हमेशा जब पढ़ाई करा रहे हो या सिखा रहे हो बच्चे को तो खूब जो है शर्मिंदा करते रहना चाहिए। या शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, मतलब जो है बौद्धिकता से कोई संबंध नहीं होता। शर्मिंदगी जो होती है वो व्यक्ति के जो बौद्धिक जो है तार्किकता को प्रभावित नहीं करती है एक तरीके से। या फिर संज्ञान पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चा जो है सीखने में जो है निगेटिव जो है चला जाता है, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। अगर आप बच्चे को जो है शर्मिंदा करेंगे बात बात पे तो कहीं ना कहीं उसकी सीखने की जो इच्छा होती है वो खत्म होने लगती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए तो वो देखिए इसका, तो विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु या विद्यार्थियों का नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित कर देना। तो देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य होना चाहिए वो विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना इसका मूल लक्ष्य होना चाहिए।
हमें पता, हम बच्चे का जो मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सके कि बच्चे ने कितना नॉलेज गेन किया है और कितना नॉलेज गेन किया, इस नॉलेज गेन में कितनी उसको ज़रूरत और है गेन करने की, क्या प्रॉब्लम्स उसको आई हैं नॉलेज गेन करने में, क्या उसने सीखा है और क्या नहीं सीख पाया है। इस चीज़ों को जानने के लिए हम एक बच्चे का मूल्यांकन करते हैं और फिर एज अ टीचर हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 28 का ए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर ने दिया था, जिसमें 8 प्रकार के जो है इंटेलिजेंस की बात कही थी, विशिष्ट योग्यताओं की बात कही थी। एक व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, वो 8 प्रकार की उन्होंने बात कही थी। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, इस पर जोर देता है। यह बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, तो मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस में व्यक्तिगत जो है विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, यह बुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, अन्य सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखना, बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत जोर देता है वो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं के बारे में बात करता है। वो दशाएं कौन सी है? 8 प्रकार की दशाएं हैं, जिसमें जो है एक व्यक्ति संगीत में अच्छा हो सकता है, एक व्यक्ति मैथ में अच्छा हो सकता है, एक व्यक्ति भाषा में अच्छा हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग में अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो है अपने स्वयं को जानने में अच्छे हो सकते हैं। जानने का मतलब है कि बौद्धिक बुद्ध का, जैसे बुद्ध ने जाना था अपने आप को, और जो आज के जो है साधु संत, आज के तो नहीं, पुराने जो है ज़माने में जो वैदिक जो ज्ञान हासिल रखते थे, जिनके बारे में जो हम बात करते हैं उनके बारे में, तो ये चीज़ें जो हैं बौद्धिक क्षमता होती है, ये बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, इसको जान लेते हैं क्या है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाला। तो देखिए, मैंने आपको बताया था विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ताउम्र चलती है। ठीक है, मरने तक चलती रहती है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका मतलब विकास एक बहुआयामी होता है। विकास की दर जो है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है, ध्यान रखना, नहीं होती है। ठीक है, विकास की दर सभी के लिए समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग दर होती है, चाहे वो शारीरिक हो विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो हर विकास जो है सभी व्यक्ति में अलग अलग दर से होती है। चाहे उसका ट्रेनर ही क्यों ना एक हो, चाहे वो उसके माता पिता ही क्यों ना एक हो, तब भी सबकी विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो विकास एक बहुआयामी होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, हर दिन आपको डेली 30 क्वेश्चंस मैं कराता हूं। कल अब नेक्स्ट जो है वीडियो आएगा वो हिंदी पेडागॉजी से संबंधित वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसको जरूर से ज़रूर करिएगा। हमारे प्रीवियस वीडियो आपने अगर कर लिए तो पेपर में 120 प्लस से अच्छे नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे पेपर्स नहीं लगाते उनका जो है वो उन्हीं के मार्क्स अच्छे नहीं आते। मैं बार बार मैं कहता हूँ पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, तो ये आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। धन्यवाद।